नमस्कार दोस्तों। परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजू मिश्रा आज आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमें हिम्मत नहीं हारकर अच्छे से पढ़ते जाना है, निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसी बारे में आपसे कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। हिम्मत मत हार ए मन, हिम्मत मत हार ए मन, अभी तो बढ़ते जाना है। राह पर अभी चला है तू, अभी मंजिल को पाना है। मुश्किलें बहुत सी आएगी अभी राह में पगले, बस ये सोच दुनिया को कुछ कर दिखाना है। हिम्मत हारना तो कायरों की निशानी है, हिम्मत हारना तो कायरों की निशानी है। सफलता हमेशा से मेहनत की दीवानी है। मेहनत करे जा तू, सफलता पीछे आएगी। यही तो सफल जीवन की असली निशानी है। और इन्हीं सुनहरी पंक्ति के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुण में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है। अस्थायी परिवर्तन मतलब कि पुनः उसे मूल रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर जल का वाष्प बदल गया तो हम पुनः वाष्प से जल ला सकते हैं संघनन द्वारा, यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है, फिर उसे हम मूल रूप में ला सकते हैं। किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके मूल संगठन में जो उसका मूल रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वाष्प पे जल लाएंगे तो पुनः जल हो जाएगा, और द्रव्यमान में जितना इसका द्रव्यमान था उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आप लोग अच्छे से देखेंगे कि इसका अगर आसान भाषा में इसको समझा जाए तो होता है कि भौतिक परिवर्तन जो पूर्व अवस्था में पुनः लाया जा सकता है। समझ में आया? पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन करते हैं। एग्जाम के माध्यम से आप अच्छे समझ पाएंगे। जैसे जल का वाष्प में बनना, तो मैंने बोला कि जल को जैसे ही गर्म करते हैं जलवाष्प बन जाएगा। समझ में आया? और जलवाष्प को जैसे ही ठंडा करेंगे पुनः क्या हो जाएगा? जल में बदल जाएगा। यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अब आप देखेंगे कि नमक का जल में विलयन, तो नमक का जल में विलयन आप देखेंगे कि नमक जल में मिल रहा है, और पुनः हम जल को वाष्पित करके क्या करेंगे? इसको अलग भी करेंगे। अगर विलयन भी है तो अलग अलग भी करेंगे तो यह हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसे पुनः हमें प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत बल्ब से प्रकाश उत्सर्जन, अब प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है, जैसे ही हम लाइट ऑफ करेंगे विद्युत बल्ब फिर से बल्ब जो है पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, मूल रूप में आ जाता है। मोम का या घी का पिघलना, याद रखना दोस्तों, यहां पर अगर पिघलना आए, बस जलना नहीं, मोम का पिघलना आए तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि मोम अगर ऐसे रखे रहे और पिघल जाए तो वह उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, उतना ही रहता है। लेकिन अगर मोम जल जाए तो उसका द्रव्यमान अवश्य बन जाता है। यानी कि आप अच्छे समझ गए कि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे। लेकिन मोम का पिघलना अगर आएगा या घी का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना या पानी का जमना, आप अच्छे से जानते हैं कि बर्फ का पिघलना जो होता है वह बर्फ पिघलता है और पुनः जम भी सकता है। तो यह दोनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, मूल रूप में पुनः लाया जा सकता है, इसे अदला बदला जा सकता है। कांच का टूटना, इसे जब हम लोग गर्म करते हैं आगे प्रोसेस से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे पुनः अपने मूल अवस्था में लाया जा सकता है। बादल का बनना, अब देखें कि बादल बनता है, पुनः बारिश के रूप में नीचे आता है, फिर ऊपर वाष्प के रूप में जाता है, फिर बादल बनता है। यानी कि यह प्रोसेस जो होता है जारी रहता है। बादल का बनना भी भौतिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आयोडीन का गर्म होना, अब आयोडीन गर्म होता है, आपको पता है आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातित वस्तु है, इसका ऊर्ध्वपातन होता है, यह उड़कर जाता है, फिर पुनः संघनन द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। लोहे के छड़ का गर्म होना, आप देखते हैं कि लोहे का छड़ गर्म होता है, पुनः इसे यह ठंडा मूल रूप में आ जाता है, ठंडा होकर। यानी कि वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है भाई। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे, केमिकल चेंजेस। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप
पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही यह परिवर्तन होता है, पदार्थ जो है नया अवस्था में आ जाता है, जिसके गुण यानी कि संरचना जो होती है, द्रव्यमान होता है, मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न हो जाता है। और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है, यानी कि वापस मूल अवस्था में नहीं लौटा जा सकता है। वैसे परिवर्तन को केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे, दूध का दही बनना। अब बताइए कि दही बन गया, पुनः दूध में लाया जा सकता है? नहीं। यानी कि वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। डिफिनेशन अच्छे से जो बच्चे 9th में है अच्छे से यह याद कर लेंगे। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लग जाता है तो पुनः लोहे को मूल रूप में जैसा था वैसा ही नहीं किया जा सकता है, थोड़ा क्षय इसका हो ही जाता है। कोयला, लकड़ी का जलना, अब जल जाएगा लकड़ी तो पुनः फिर से बोलेंगे कि वही लकड़ी ला दीजिए, होगा? नहीं होगा। अंडे का उबलना, उबल जाएगा फिर बोलेंगे कि पुनः बिना उबला हुआ अंडा कर दीजिए, होगा? नहीं होगा। ऐसे ही मोमबत्ती जल जाएगा तो पुनः मूल रूप में नहीं आएगा। भोजन पच जाता है तो पुनः बोलेंगे कि मान लीजिए कि भोजन हम लोग खाए, रोटी खाए, वह पच गया, फिर बोलेंगे कि पचे हुए भोजन से आप रोटी बना दीजिए, होगा? नहीं होगा। यानी कि भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो आप देख रहे हैं कि वह सब परिवर्तन जो होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आगे गोबर गैस का बनना, गोबर गैस बन जाता है, इसका बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटी बनना रासायनिक परिवर्तन है, रोटी से पुनः आटा नहीं किया जा सकता है। लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करना, जैसे ही लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करेंगे हमें एक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि यौगिक जो होता है वो मूल रूप से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, समझ में आया? यानी कि इसका परिवर्तन हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि लोहा और गंधक मिला दिए गए, फिर मैंने एग्जाम्पल बताया था, और उसके सामने मिलाने के बाद जब यौगिक तैयार हो गया तो उसके सामने चुंबक लाए, चुंबक लाए तो क्या लोहा उससे अलग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह एक रूप में आ गया है, फिर पुनः वह बदला नहीं जा सकता है। यानी कि मैंने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन का यह भी एक गुण होता है कि पुनः मूल रूप में आए लेकिन संरचना द्रव्यमान ना बदले, उसका गुण ना बदले, वही रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, पक जाएगा फिर कच्चा फल होगा? नहीं होगा। पत्तों का सूखना, पत्ती सूख जाएगा पुनः आ जाएगा हरा पत्ती, होगा? नहीं होगा। पेड़ पौधा जीव जंतु की वृद्धि हो जाएगी, अब बोलेंगे कि एक पेड़ बड़ा हो गया, बोलेंगे कि वह पेड़ अब छोटा कर दीजिए, एकदम जैसे बीज था, एक नन्हा पौधा था, वैसा कर दीजिए, होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ऐसा परिवर्तन जो वापस मूल अवस्था में नहीं लौटा जा सकता उससे, वह रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज वह कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे। अब आपको पता है कि आप अच्छे से समझ चुके हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन हो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलाइड, समझ में आया? इसको कोलाइड ही बोलते हैं। तो वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में अब आगे हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए वास्तविक विलयन के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? वास्तविक विलयन क्या है? आप विलयन घर में अच्छे से जानते हैं कि विलयन उसे कहते हैं, आप देखें कि पानी का विलयन बनाओ, समझ में आया? तो जैसे यानी कहने का मतलब है कि कोई जैसे पानी है उसमें चीनी घोले तो वह एक विलयन हो गया, पानी में नमक घोले विलयन हो गया। तो ऐसे पदार्थ को जो समांग मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण, वह विलयन कहलाता है, समझ में आया? जैसे जल में चीनी घोले तो यह एक विलयन बन गया। अब आप बोलेंगे कि इसमें अब होता है एक विलायक होता है और विलयन, विलेय होता है। अब जिसमें मिलाया जाता है जो अधिक मात्रा में, अब बताइए कि जल में चीनी मिलाया गया, किसमें मिलाया गया? जल में चीनी मिलाया गया, यानी कि सबसे अधिक मात्रा जल की होती है तो वह विलायक होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जिसमें मिलाया जाता है वह विलायक होता है और जो पदार्थ मिलाया जाता है वह विलेय होता है। समझ में आ गया? अब आप देखेंगे कि विलेय जो होता है कम मात्रा होता है विलायक से। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, विलायक उसे कहते हैं जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में रहे या जिसमें कोई पदार्थ मिलाया जाए वह विलायक होता है। समझ में आया? और जो पदार्थ मिलाया जाता है वह विलेय होता है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि विलायक जो होता है परिक्षेपण माध्यम होता है, मतलब
यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें कण मिलाया जाता है, यानी कि परिक्षेपण आप शब्द लगा देंगे, इसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, विलायक को कि विलेय को? तो विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, यानी कि यह माध्यम में यह कण घुल रहा है, यानी कि यह कण घुल रहा है, यानी कि इसे अब परिक्षेपण कण कह देंगे। तो विलेय को परिक्षेपण कण कहते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसी माध्यम में घुलाया गया, इसलिए इसे माध्यम कहते हैं। विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। समझ में आ गया? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है वह विलायक होता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड को जल में मिलाया गया। अब अमोनियम क्लोराइड को जल में मिलाया गया तो मिलाया गया जल में, यानी कि जल विलायक हो गया। और किसे मिलाया गया? अमोनियम क्लोराइड को, यानी कि यह विलय हो गया। एल्कोहल भी जल में घुलकर विलयन बनाता है, यानी कि जल यहाँ पे विलायक और एल्कोहल घुलाया जाएगा अगर तो विलय हो जाएगा। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, तो आप जानते हैं कि सोडा वाटर जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो सोडा वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है जल में, यानी कि जल विलायक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विलेय है। समझ में आया? इसे सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय को सॉल्वेंट बोलते हैं, इसे सॉल्यूट बोलते हैं। शायद अगर इंग्लिश में कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से अच्छे से पढ़ाता हूँ और मेरे टोन में अगर थोड़ा भोजपुरी टोन भी आए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग कंटेंट पर ध्यान देंगे, ना कि मेरे आवाज़ पर। बस आप लोग को समझने से मतलब होना चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं। एक पॉइंट मैंने लिखा है कि जल को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। समझ में आया? जैसे विलायक को मैंने लिखा है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो सार्वत्रिक विलायक माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है जल को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। सार्वत्रिक विलायक किसे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सार्वत्रिक विलायक या सर्वव्यापी, इसे लिख देगा। सर्वव्यापी या यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? तो जल को कहा जाता है। तो आज आपने देखा बहुत अच्छे से कि हम लोगों ने पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और इसके बाद हम लोगों ने विलयन के बारे में हल्का सा देखा। कल अच्छे से विलयन, उसके बाद निलंबन यानी कि सस्पेंशन, उसके बाद कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। यह तीनों पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। मुझे यकीन है आप लोग को बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।